नमस्कार, आदाब। गुफ्तगू प्रोग्राम में मैं रेशमी ज़िया आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। ऐसी ही शख्सियत है उनकी जिनके हुनर के लोग कायल हैं और जो क्लासिकल डांस की दुनिया का एक अनमोल सितारा है। हमारे साथ आज गुफ्तगू में मौजूद हैं ओडिसी डांस का जाना पहचाना नाम पद्मश्री रंजना गौहर। दिल्ली में पैदा हुई रंजना गौहर क्लासिकल डांस का एक जगमगाता सितारा है। कम उम्री से ही डांस का शौक रखने वाली रंजना गौहर ने ओडिसी डांस को चुना और उसे अपना जुनून बना लिया। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इन्होंने कला जगत में अपना एक अहम मकाम हासिल किया। यही नहीं, इन्होंने नुपुर, प्रेरणा और गीत गोविंदम जैसे कामयाब टेलीविजन धारावाहिक भी पेश किए और सभी का दिल जीत लिया। इनकी खिदमात के एतराफ में इन्हें कई एजाज़ात और इनामात से नवाजा जा चुका है, जिसमें पद्मश्री काबिले जिक्र है। ये उत्सव एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी के जरिए ओडिसी डांस को मुल्क और बैरून मुमालिक में फैलाने के साथ ही नए मुस्तकबिल तैयार करने का काम भी कर रही हैं। आज की तारीख में रंजना गौहर एक लेखक, कोरियोग्राफर, पेंटर, निर्माता और एक अच्छी गुरु भी हैं, जो इनके बेमिसाल सफर, बुलंद हौसले और जज्बे की कहानी को बयान करते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है रंजना जी आपका। नमस्कार, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने हुनर से मुकाम हासिल किया, लेकिन शोहरत का रास्ता बिना संघर्ष के तय नहीं किया जाता। अपने सफ़र की जद्दोजहद के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि कलाकार का जीवन वैसे भी अपने आप में बहुत ही मुश्किल रास्ता है और इसमें बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। और मेरी लड़ाई तो पहले कदम से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे आसपास के लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे थे कि मैं नृत्य को एक प्रोफेशन, उस वक़्त तो खैर इतने क्लियर भी नहीं थे, हम भी नहीं थे कि ये प्रोफेशन ही बनेगा, लेकिन जिस सीरियसनेस से मैं उसको करना चाह रही थी उसी को वो समझ नहीं पा रहे थे और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे पेरेंट्स भी इस बात से काफ़ी नाराज़ थे कि ये क्या पागलपन है। तो मेरा संघर्ष वहाँ भी हुआ और उसके बाद एक सही गुरु पाना, ये भी तो बहुत ज़रूरी होता है। तो एक सही गुरु की तलाश और उसको फिर पाने का जो संघर्ष था वो भी अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग रहा। और फिर क्या हुआ कि गुरु भी मिल गए, लेकिन गुरु के पास समय नहीं है। तो देखिए कितनी सारी कहना चाहिए कि लांग ही हैं मैंने दीवारें इस कला को पाने के लिए। कोई वाकया उस दौरान का जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। एक बहुत मज़ेदार बात है कि जब गुरु को भी पा लिया, कला से तो प्यार था ही, उड़ीसी डांस से एक बेहद लगाव और उसके प्रति एक आकर्षण था मेरे मन में। तो गुरुजी सिखाते थे, ठीक है, लेकिन मेरी भूख बहुत ज़्यादा थी और उनको ये बात समझ नहीं आती थी कि ये भी क्या बात है, हम जितना सिखा रहे हैं ठीक है, और मेरा मन नहीं भरता था और मैं घर आने को तैयार ही नहीं थी। मतलब सुबह 9:30-10 बजे जो क्लास शुरू हुई तो शाम जब 7:30 बजे आखिरी क्लास न हो जाए मैं वहीं रहती थी। और इस बीच में लंच ब्रेक होता था, तो लंच ब्रेक में सब गुरु लोग अपने अपने कमरों में ताला लगा के चले जाते थे अपने घर, और मैं वहाँ काम करने के लिए बेसब्री से मैं इंतज़ार करती थी कि मुझे, तो गुरुजी कहते थे नहीं आप नहीं रुक सकते, आप जाइए। तो मैं कहती थी नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे आप इस कमरे में रहने दीजिए। बोले नहीं मुझे तो बाहर ताला लगाना है, ताला नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी, सब लोग कहेंगे कि ये क्या बात है, आपके कमरे में आप लंच आवर्स में क्या करते हैं।
तो मैंने बोला आप बाहर से ताला लगा दीजिए, मैं अंदर हूँ, नो प्रॉब्लम। क्या बात है। तो इस तरह से भी मुझे इस तरह हद तक पागलपन या जुनून जिसे कह दीजिए मेरा रहा है। इसे लगन कहते हैं। ऐसे स्टूडेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है, तभी आज आप इस मुकाम पर हैं। अभी आप इस मुकाम पे पहुंचने पे यहाँ आज आप किन गुरुओं को अपने याद करना चाहेंगी? देखिए, उड़ीसी नाम से ये जब नृत्य जाना गया, क्योंकि नृत्य बहुत पुराना है, कम से कम 2000 साल, देवी देवताओं के काल। अब इतना हमें नहीं मालूम है, लेकिन क्योंकि नाट्य शास्त्र जो 2000 साल पुराना है, उसने भी इस परंपरा, इस तरह के स्टाइल के डांस के बारे में बोला है कि ये है। तो ये तो जाहिर है कि कुछ रहा होगा ऐसा जो इसको दर्शाता था, जिसे आज हम उड़ीसी कहते हैं। लेकिन इसका नाम उड़ीसी पड़े ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। 1950s में ही या लेट 40s में, 49, 48 और 50 के बीच में इस नृत्य को उड़ीसी नाम मिला। और उसको उड़ीसी नाम देने के लिए जिन 4 गुरुओं ने बेहद मेहनत की, संघर्ष किया, जिसमें आदि गुरु पंकजचरण दास जी पद्मश्री और पद्म विभूषण गुरु केलुचरण महापात्रा जी और गुरु देवप्रसाद दास और मेरे गुरु पद्मश्री श्री मायाधर रावत जी, इनका जो योगदान है, इन चारों को मैं आज सैल्यूट करती हूँ, इनको नमन करती हूँ कि इनकी बदौलत आज ये कला हमारे बीच में है। और इतनी सुंदर तरीके से इन्होंने इसको पिरोया उस समय जब ये बिखरी हुई थी। इसको स्ट्रक्चर किया, इसको कोडिफाई किया, इसका पूरा वोकैबुलरी, ग्रामर, सब टेक्निक सब तैयार किया। तो ये काम 1949-48 से लेकर शुरुआत हुई इसकी। नो डाउट आपके जो गुरु हैं वो भी बहुत फ़ख्र महसूस करते होंगे। वैसे ये ख्याल तो अक्सर आता है कि आपने इतने सारे डांस है, बट उड़ीसी डांस को ही क्यों चुना और ये डांस औरों से कितना अलग है? पहले प्रश्न का उत्तर है कि मैंने ये डांस क्यों चुना, तो इसका जवाब ये होगा कि इस डांस ने मुझे चुना। वाह। क्योंकि मैं बहुत अल्हड़ किस्म के टेम्परामेंट की लड़की थी और मुझे हर खूबसूरत चीज़ से प्यार हो जाता था। तो ऐसे तो बहुत मैंने कथक भी सीखा, मणिपुरी भी सीखा, पहले थोड़ा थोड़ा कथक काफ़ी सीखा, 5-6 साल, मणिपुरी कुछ साल सीखा, कुछ 1-1.5 साल सीखा, लेकिन कहीं मन को किसी ने बांधा नहीं। लेकिन जब उड़ीसी देखा तो ऐसे लगा जैसे रूबरू मेरी आत्मा ने, जैसे मेरी रूह ने उसको पहचान लिया। तो मैं सोचती हूँ कि उसने मुझे चुना, क्योंकि एक उस उम्र के इंसान में, मतलब मैं तो खैर बहुत छोटी नहीं थी, 16 साल की उम्र में ये पहचान तो नहीं होती है कि ये क्यों हमें पसंद आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इसी के लिए मैं बनी हूँ और ये मेरे लिए है। बहुत सही। तो ये रिश्ता देखते ही बन गया। हाँ। जिसके बारे में मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ। ये तो स्पिरिचुअल डांस है, नो डाउट, बट औरों से ही है। हाँ, औरों से ये अलग कितना है, आप तो करते हैं। देखिए, ये तो टेक्निकली भी बहुत अलग है और इसकी हिस्ट्री, इसकी इतिहास भी बिल्कुल अलग है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इसको देखने से स्कल्पचर, जो हम मूर्ति कला है, मूर्ति, मंदिर की मूर्तियों की याद आती है। इसको देखने से ऐसे लगता है कि एक डांसर के शरीर में हजारों मूर्तियां अलग अलग रूप लेके आती हैं और चली जाती हैं, आती हैं, और तो वो इमेजेस ही अपने आप में इतनी खूबसूरत है, बेहद मन को छूने वाली। और किसी ह्यूमन बॉडी में आप सोचिए ये मूर्तियां ऐसे निखर के आ जाती हैं, कैसे होता है ये देखने में बहुत। हाँ, ये कैसे संभव है? कोई ऐसा कला नहीं है, नृत्य नहीं है जिसमें मूर्तियां सजीव हो जाएं, जीवंत हो जाएं। तो इसमें होती हैं। इसका टेक्निक ऐसा है, ये हमारी जो इकोनोग्राफी जिसे कहते हैं, स्कल्पचर का जो तरीका है करने का, उसी को फॉलो करता है सारा।
क्या बात। तो इसकी पूरी जो ग्रामर है वो और इसकी जो पूरी टेक्निक है वो स्कल्पचर को फॉलो करती है। ब्यूटीफुल। और इसकी विशेषता है 2 ऐसी इसमें भंगी कहते हैं बॉडी पोजीशंस, जिसे एक चौक है जिसमें कि अब समझाना तो बड़ा मुश्किल है कि कैसे बताऊं, पर जैसे कि स्क्वायर जैसा बन जाता है ऊपर के शरीर में, और नीचे बॉडी जो है लेग्स बेंट होती हैं और पूरा वजन शरीर का दोनों पाँव पे बराबर होता है और एक स्क्वायर बॉडी में बन जाता है ऐसे। तो जो दर्शाता है जगन्नाथ जी को, जिनके मंदिर के लिए इस नृत्य की जो हम हिस्ट्री जानते हैं उसमें कि भगवान के जगन्नाथ मंदिर जी में इसको उनकी सेवा के लिए बनाया गया था। वाह। तो ये उन्हीं को दर्शाता है। और दूसरी है त्रिभंगी, मतलब 3 बेंड्स इन द बॉडी। त्रिभंग, एक गर्दन में, एक कमर पे, एक फिर वही नीज पे। लेकिन इसमें क्या होता है कि वेट ऑफ द बॉडी इज मोर ऑन वन लेग, और उसमें फिर हिप में डिफ्लेक्शन आ जाता है जो कि मूर्ति की याद दिलाता है। राइट। हमें लगता है ना मूर्ति कला, ये मूर्ति कला से कितनी मिलती है बहुत। इसीलिए क्योंकि वो जो त्रिभंग है वो हर समय त्रिभंग या चौक, ये पूरा डांस उसी पे आधार पे बना हुआ है, उसी की बेसिस। रंजना जी, आपने बेशुमार परफॉर्मेंस की है, लेकिन होता है पहली परफॉर्मेंस, उसकी याद, उसकी बातें अलग होती है। क्या यादें जुड़ी है उस पहली परफॉर्मेंस के साथ? सच्ची बात बताऊं तो मैंने इतने स्टाइल्स में परफॉर्म किया हुआ है। कथक में करती थी, उसके बाद फिर उड़ीसी में। तो पहली परफॉर्मेंस वाली बात तो अब पहली, नो डाउट आप तो स्कूल से ही आपने डांस स्टार्ट कर दिया स्कूल में भी करती थी, तो पहली परफॉर्मेंस की कोई परफॉर्मेंस कभी तो हुआ होगा कि लगा हो कि हाँ भाई अब मैं नर्वस हो रही हूँ, थोड़ा ऐसा फील आया? अच्छा चलिए, तो एक ऐसी मान लेते हैं जो शुरू के दिनों की परफॉर्मेंस, जो कि मैंने पूरे 2-2.5 घंटे, उस समय पर लोग 1-1 घंटे की परफॉर्मेंस या 15-15 मिनट की नहीं करते थे। 2.5 घंटे का शो होता था। एक आर्टिस्ट को 2.5 घंटे, कम से कम 3 घंटे नाचने का ताकत चाहिए थी, विदाउट ब्रेक। ब्रेक मतलब इतना ही कि अनाउंसमेंट बीच में आएगी क्योंकि आइटम बदलेगा, तो उतना ही होता था। क्या बात है। तो उसकी अगर याद करूं तो मैं बेहद नर्वस थी। क्या फील हो रहा था? मतलब आप सोचिए कि ऐसा लग रहा था, और इतना प्रैक्टिस किया था कि कहीं कोई भूल ना हो जाए। इतना प्रैक्टिस किया था कि मैं सोते समय भी शायद डांस कर सकती थी, सोकर भी। इतना अच्छा उसको मैंने रियाज किया था, और वो शो बहुत अच्छा हुआ था। प्रैक्टिस बहुत अच्छा हुआ था और बहुत तारीफ हुई थी। बहुत लोगों ने प्रोत्साहन दिया, इनकरेज किया कि एक बच्चा, यंग गर्ल इज डांसिंग उड़ीसी, क्योंकि उड़ीसी कोई करने वाले बहुत कम लोग थे। 4-5 नाम थे उस वक्त, मशहूर नाम, और उसके बाद कोई था ही नहीं। लेकिन उसकी एक और याद है जो मेरे दिमाग में, जो मुझे नहीं भूलती है। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। I was so charged. My mind was so active. My mind was so alert. और उस चीज़ को, पूरी परफॉर्मेंस को मेरा दिमाग बार बार रिप्ले कर रहा था। क्या बात। तो मैं सोई नहीं, पूरी रात नहीं सोई। ये यादें हैं कि मैं याद है, सोई नहीं। ये नहीं भूल पाऊंगी। आपकी अपनी एक संस्था भी है जिसमें आप ओडिसी डांस के नए मुस्तकबिल तैयार कर रही हैं, तो उस संस्था के बारे में, उसके बारे में कुछ बताएं। मैंने जब ये संस्था बनाई थी तो मेरे मन में ये भावना थी कि जो कुछ मैंने सीखा है और इस सुंदर कला को जो मैंने अपनाया है, मैं इसे बांटूं, इसे और जगह और लोगों को भी सिखाऊं। तो बच्चों के साथ क्लासेस शुरू करी और बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आता है अभी भी। मेरे बहुत से बच्चे हैं जो आज नेशनल स्कॉलरशिप पाते हैं, जूनियर एंड सीनियर बोथ, और ICCR की स्कॉलरशिप भी पाए हुए कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास हैं जो आज अपने आप में एक बहुत बड़ी नाम है, बहुत बड़ी हस्ती बन गए हैं। और अभी 2 बच्चे हमारे खजुराहो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, डुएट करेंगे। क्या बात। और मैंने बहुत सारे प्रोडक्शंस भी बनाए उनके साथ, बहुत सिखाया। और आपको एक बात बताऊं कि टीचिंग इज़ नॉट वन वे ट्रैफिक। जो हम देते हैं उतना ही हम पाते भी हैं। तो बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
और बहुत मज़ा आता है। इसके साथ साथ ये भी लगने लगा कि सिखाने के अलावा हमें इस कला को अगर फैलाना है, अगर और ज़्यादा अधिक लोगों के साथ शेयर करना है, तो फेस्टिवल्स भी करने शुरू कर दिए, ताकि अलग अलग प्रदेशों से और विदेशों से भी मैंने कलाकारों को बुलाया अपने फेस्टिवल्स में। अनबाउंड बीट्स ऑफ इंडिया यंग डांसर्स फेस्टिवल जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। उसके अलावा सारे जहाँ से अच्छा एक फेस्टिवल है जो 15 अगस्त के आसपास किया जाता है। उसमें एक ट्रिब्यूट बाय द आर्टिस्ट टू द नेशन, वाह, ये उसका मकसद है। और एक करते हैं हम सूतरंग फेस्टिवल जो यंग डांसर्स के लिए, ओडिसी डांसर्स के लिए किया जाता है ऑन सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड डांस डे 28th and 29th। 29th इज़ एक्चुअली द वर्ल्ड डांस डे, तो उसके लिए हम करते हैं। तो 3 फेस्टिवल्स भी करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ काम करने में। प्रोडक्शंस मैंने बनाई हैं तो मेरे ही स्टूडेंट्स उसमें मेरे साथ परफॉर्म करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सिखाने की गुंजाइश होती है। रंजना जी, आपने बहुत से थीमेटिक प्रोडक्शंस भी किए हैं और उनके ज़रिए अब सीधा लोगों के दिल तक उतर गई हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैंने बहुत सारी प्रोडक्शंस तो हैं, लेकिन कुछ जो मुझे याद आती हैं और जो सबसे रिसेंट अभी हमने बनाई है वो है कबीर। कबीर की जीवन और उनकी दोहों पर, उनकी कविताओं पर आधारित है ये गीतिक नाटिका। तो इसको करने में मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि इसमें मैंने एक्टिंग भी रखी। आपको शायद मालूम हो ना हो कि मैं पहले नाटक भी करती थी, एक्टिंग करती थी। जब मैं अपने आप को तैयार कर रही थी उड़ीसी डांस के लिए, तो साथ साथ मैं कुछ टीवी में एंकरिंग करती थी और यहाँ अभियान थिएटर बोल के एक ग्रुप था, उनके साथ एक्टिंग करती थी ड्रामा में। तो इस कबीर में मैंने कुछ 2 एपिसोड्स, 2 सीन्स सिर्फ एक्टिंग के रखे हैं, जिसमें हम माइम कर रहे हैं लेकिन डांस के साथ, एक्टिंग एंड डांसिंग एट द सेम टाइम। तो उसको करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि कबीर की जीवनी हम सुनाना चाहते थे। उसके जीवन, वो व्यक्ति क्या था, उसकी कविता तो हम सुनते हैं, दोहे हम पढ़ते हैं और गाने भी, उनके गीत भी सुनते हैं, लेकिन वो इंसान क्या था ये कैसे पता लगे। तो ये चीज़ दिखाने के लिए मैंने फिर 2 नाटक के उसमें 2 हिस्से रखे, 2 सीन्स, जिससे कि कबीर एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट ही वाज ये पता लगे। इसके अलावा जो मुझे बहुत मज़ा आया करने में वो है रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की चित्रांगदा। उस नाटक को करने में भी मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वो नाटक गुरुदेव ने एक स्त्री के अभिमान, स्वाभिमान, उसकी डिग्निटी, उसका करेज एंड सब्सटेंस ऑफ अ वुमन, क्योंकि कोई भी स्त्री अपने आप को किसी से कम नहीं मानती है और ना ही मानना चाहिए। मैं एक स्त्री की भावनाओं को समझती हूँ। बीइंग अ वुमन माई सेल्फ, आई अंडरस्टैंड एंड आई बिलीव इन व्हाट गुरुदेव वांटेड टू से, कि स्त्री को अपनी टर्म्स पर प्रेम करना चाहिए, अपनी टर्म्स पर जीवन जीना चाहिए और अपने ड्यूटी के लिए, अपने फ़र्ज़ के लिए जान देने को भी तैयार रहे। ऐसी स्त्री, मैं उसकी इज्जत करती हूँ। और चित्रांगदा ऐसी एक नारी थी जो महाभारत की कहानी से ही जुड़ी हुई उसकी कहानी है, क्योंकि उसका प्रेम, ये जो स्टोरी है, ये प्रेम अर्जुन के साथ था। कितना मुश्किल होता होगा डिफरेंस, मतलब इधर से फिर इधर एकदम से रूप। हाँ, तो ये तो बंगाली में थी, ये सारे गाने बंगाली में थे और मैं तो पंजाबी हूँ और मुझे बंगाली लोगों ने ये अप्रिशिएट किया है, ये कहकर कि आप टैगोर के मन की बात कैसे जान सकती हैं, हम भी तो नहीं पहचाने ये बात जो आपने दिखाई है। एक्चुअली आपको उड़ीसी डांस ने चुन लिया था, दैट्स व्हाई। नहीं, उड़ीसी डांस ने तो चुना, लेकिन क्यों मुझे जब बंगला नहीं आती तो मुझे और गहराई में जाना पड़ा। मैं आई कुड नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, आई हैड टू गो वेरी डीप इनटू इट। और जब उसकी गहराई में गए तो समझ में आया कि टैगोर तो किस लेवल पे बात कर रहे हैं।
अच्छा, आमूमन क्या होता है, हम लोग कोई चीज़ देखते हैं तो उसकी ऊपरी सतही सुंदरता में खो जाते हैं, उसकी गहराई में नहीं जानते। लेकिन क्योंकि मैं भाषा नहीं जानती थी, मुझे इसकी गहराई में जाना ही पड़ा। आप एक कोरियोग्राफर भी हैं, आप डांसर भी हैं और आप राइटर भी हैं, आपने बुक्स भी लिखी है, मतलब बहुत कुछ आप करती हैं। बस मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप कैसे वक्त निकाल पाती हैं, इतना कुछ कैसे कर पाती हैं? आपको एक बात बताऊं, हाँ। उड़ीसी जो है वो एक बहुत मजबूत पेड़ है मेरे जीवन का। उस पेड़ पे मैं चढ़ना शुरू हुई हूँ तो मैंने देखा कि उसकी बहुत सी डालियाँ हैं। ये उड़ीसी की डालियाँ हैं। अगर मैंने किताब लिखी तो उड़ीसी पर, अगर मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई हैं तो उड़ीसी पर, अगर मैंने कोरियोग्राफीज की हैं तो उड़ीसी पर। ये उस पेड़, उड़ीसी पेड़ का कमाल है। क्या बात है। वेरी नाइस। इतने शोहरत बुलंदी पे पहुंचने के बाद आपको कभी तो याद आती होंगी उन बचपन की यादें। क्या यादें जुड़ी है उन बचपन की? एक जो मेरे बचपन की याद मुझे नहीं भूलती और आज भी जिंदा है वो बचपन की याद, वो है कि मुझे चिड़िया की तरह उड़ना है। बहुत पसंद। मुझे वो आकाश चाहिए, नीला आकाश जिस पे मैं उड़ सकूं। और मैं हर वक्त जब भी मैं किसी बगीचे में वॉक करती हूँ या गार्डन में कुछ भी करती हूँ, मुझे आसमान देखना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन के दिनों में मेरी सबसे बड़ी सज़ा ये थी कि मैं आसमान नहीं देख पाती थी। घर के अंदर बंद हैं आप। हाँ, नो डाउट। और डर इतना था कि निकल नहीं पाते थे। तो द वन थिंग दैट आई मिस्ड was the sky, the blue sky. So I'm a bird at heart. I like to fly. And I think डांस ने मेरी इसमें बहुत मदद की है, मुझे उड़ने में बहुत सहायता की है, तो मैं उड़ती हूँ। रंजना जी, आप इस मुकाम पर हैं, आपने बेशुमार शोहरत हासिल की। अगर मैं ये कहूँ कि डिफाइन रंजना गौहर, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, डिफाइन करने का काम मेरा नहीं है, मैं अपने आप को डिफाइन करूँ, ये तो दूसरों का काम है। हाँ, मैं कर देती हूँ। यू आर मल्टी टैलेंटेड, एक कंप्लीट आर्टिस्ट आप हैं, नो डाउट। लेकिन फिर भी अपने बारे में कुछ। मैं अगर कहूँ कुछ इस बात पर तो एक ही बात है, वो ये कि मैं अपने आप को बहुत गौरव इस बात पे महसूस करती हूँ कि मुझे भगवान जगन्नाथ ने कलाकार बनाया और ऐसी कला दी ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। तो दैट इज़ रंजना गौहर। वाह रंजना जी, दिल तो यही करता है कि आपसे बात करते रहें और ये गुफ्तगू यूं ही चलती रहे। और आपसे बात करके बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन क्या करें, वक्त की पाबंदी है। तो चलते चलते अपनी पसंद का कोई भी एक फिल्मी गीत गुनगुना दे। है तो ये फिल्मी गीत, लेकिन बात वो जो मैंने पहले कही ना कि भगवान जगन्नाथ ने मुझे चुना, ये उन्हीं के लिए है। ठीक है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। रंजना जी, आप यहाँ आई और इतना कीमती वक्त निकाल के आपने हमें दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपका दिल से शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी है। नमस्कार। तो गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। एक और अजीम शख्सियत के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।